जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, रशिया के सुखोई Su-35 एयरक्राफ्ट को फ्रांस के डसॉल एविएशन की तरफ से बनाया हुआ डसॉल एयरक्राफ्टों से मिला और एक मात, और ये घटना हुआ इंडोनेशिया की तरफ से जारी किया गया एक फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में। दोस्तों, इंडोनेशिया की तरफ से अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए एक बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का टेंडर को जारी किया गया था, और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब इंडोनेशिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जानकारी दिया गया कि टेंडर में राफेल और F-15 एयरक्राफ्टों को सिलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों इंडोनेशिया द्वारा सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को तरजीह नहीं दिया गया, जबकि दूसरी तरफ इंडोनेशिया द्वारा कैसे दो अलग अलग फाइटरों को सिलेक्ट किया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, एशियन टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया द्वारा अपने एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में किसी तरीके का कोई भी रशियन फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, इवन एशियन टाइम्स के इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंडोनेशिया के फ्रंटलाइन एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए जिन फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है उनमें फ्रांस निर्मित डसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट और कुछ संख्या के F-15EX एयरक्राफ्ट भी शामिल होगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि राफेल एयरक्राफ्टों की संख्या करीबन 36 हो सकता है, जबकि F-15 एयरक्राफ्टों की संख्या करीब 8 हो सकता है। इसके अलावा इंडोनेशियन फोर्सेस की तरफ से 3 लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 3 एयरबस A330 टैंकर और 6 MQ-1 प्रेडिएटर ड्रोन भी खरीदा जाएगा, जबकि इसके अलावा इटली की कंपनी लियोनार्डो की तरफ से बनाया हुआ अर्ली वार्निंग रडार सिस्टमों को भी परचेस किया जाएगा। और दोस्तों, इस तरीके के डील के अनाउंसमेंट को कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया के अब तक के सबसे बड़ा डिफेंस डील है, जिसका लागत करीबन $11 बिलियन से भी अधिक हो सकता है। दोस्तों, इंडोनेशिया की तरफ से इस साल के डिफेंस बजट को करीबन $9.2 बिलियन रखा गया था, जबकि 2020 में यही डिफेंस बजट 9.3 बिलियन रखा गया था, लेकिन वो बाद में घट के महामारी की वजह से 8.7 बिलियन हो गया। 2021 के डिफेंस बजट में करीबन $3 बिलियन के इंडोनेशियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का भी प्रोग्राम है। जबकि दोस्तों, अगर 2018 के रिपोर्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि उस समय कहा गया था कि इंडोनेशिया द्वारा करीबन $1.1 बिलियन के लागत से 11 सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, जो ऑलरेडी इंडोनेशियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले 5 सुखोई 27 और 11 सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के साथ ऑपरेट होगा। पर माना जा रहा है कि ये डिसीजन को इसीलिए रद्द किया गया है क्योंकि इंडोनेशिया अमेरिका के सैंक्शन को झेलना नहीं चाहता है। काटसा के नियमों के मुताबिक अगर कोई भी देश रशिया से $15 मिलियन से अधिक के कोई भी डिफेंस इक्विपमेंटों का परचेस करता है तो उसके ऊपर अमेरिका का सैंक्शन लग सकता है। इवन दोस्तों, रशियन न्यूज एजेंसीज में भी इन बातों को माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के डील रशिया के हाथ से इसीलिए निकला क्योंकि अमेरिका का सैंक्शन के डर इंडोनेशिया को सता रहा था। इंडोनेशिया के सामने अमेरिका के तरफ से उठाया गया इस तरीके के चैलेंज के बाद कई बार इंडोनेशिया द्वारा अपने बयानों में इन बातों का जिक्र भी किया गया। 2020 में ही ऐसा बयान देते हुए इंडोनेशिया के उच्च अधिकारियों की तरफ से बताया गया था कि उनके आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए उन्हें अलग अलग देशों से हथियार परचेस करना पड़ता है, जबकि उससे पहले जब हथियारों के परचेस को लेके रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया गया था तो इस तरीके का बयान तब से ही ये जानकारी दे रहा था कि संभावित इंडोनेशिया रशिया के साथ ऐसे डीलों को संपूर्ण करने की तरफ आगे ना बढ़े। दोस्तों, ऑलरेडी काटसा के नियमों की वजह से रशिया को कई सारे जगह में झटका मिल चुका है, जबकि भारत के मामले में अमेरिका अब तक काटसा के द्वारा कोई भी सफलता अर्जन नहीं कर पाया। 2017 में जहाँ पे अमेरिका की तरफ से काटसा के सैंक्शन को लाया गया तो वहीं पे उसके बाद भारत द्वारा रशिया से S-400 के डील भी किया गया और 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI खरीदने के बात को भी उठाया गया। इवन भारत और रशिया के बीच में इसके अलावा भी कई सारे डिफेंस डीलों को लेकर चर्चा हो रहा है। इवन भारत के कई सारे महत्वपूर्ण डील में भी रशिया द्वारा भागीदारी अपनाया जा रहा है और रशिया भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी ऑफर कर रहा है। पर दोस्तों, ये मामला इंडोनेशिया जैसे देशों के लिए काफी मुश्किल बन सकता था क्योंकि बहुत हद तक इंडोनेशिया पैसिफिक ओशन के अंदर अपने सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन चाइना के बढ़ते हुए दबाव के बीच में भी इंडोनेशिया को अमेरिका का समर्थन चाहिए, और अगर ऐसे सिचुएशन में काटसा के लॉ को इंडोनेशिया द्वारा चैलेंज किया जाता है तो फ्यूचर में इंडोनेशिया के सिक्योरिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि किस तरीके से इंडिया द्वारा इंडिजिनियस डिफेंस इक्विपमेंटों के महत्व को बढ़ाने के लिए और इंडियन आर्म फोर्सेस में स्वदेशी निर्मित हथियारों को शामिल करने के लिए नया स्टेप लिया जा रहा है। पिछले साल ही आप लोग एक रिपोर्ट में सुने होंगे कि भारत द्वारा करीबन 101 डिफेंस इक्विपमेंटों को इम्पोर्ट करने के ऊपर बैन लगाया गया। और दोस्तों, ये डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसलिए उठाया गया ताकि जो हथियार ऑलरेडी भारत में बन रहा है उसे किसी अन्य देश से परचेस करने का जरूरत न पड़े। इवन इससे स्वदेशी निर्माताओं के अंदर भी भरोसा बढ़ेगा ताकि वो और ज्यादा संख्या में ऐसे हथियारों के रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर अपना फोकस लगा पाए। दोस्तों, स्वदेशी कंपनियों के अंदर भरोसा बढ़ने के बाद मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अगर इन हथियारों की इम्पोर्टों के ऊपर बैन लगाया जाता है तो स्वदेशी कंपनी के मन में एटलीस्ट ये भरोसा रहेगा कि भारत ऐसे हथियार स्वदेश के ही किसी न किसी कंपनी से खरीदेगा और इसमें विदेशी कंपनियों का कोई भी भागीदारी
भागीदारी नहीं होगा, मतलब एक तरीके से भारत की इन कंपनियों को अब भारत के ही अन्य कंपनियों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। जबकि इन्हीं मामलों में जो कुछ देश के कंपनी काफी आगे पहुंच चुके हैं, उनका सामना अब इन कंपनियों को करना नहीं पड़ेगा। और अब दोस्तों इस लिस्ट को संभावित और बढ़ाया जा सकता है। संभावित इस लिस्ट में अब टैंक और एयरक्राफ्ट जैसे महत्वपूर्ण और बड़े हथियारों को भी शामिल किया जा सकता है। दोस्तों इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि संभावित सीडीएस बिपिन रावत के द्वारा ये जो नेगेटिव लिस्ट था, इसमें अब फाइटर एयरक्राफ्ट और टैंक जैसे बड़े इक्विपमेंटों को भी जल्द ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इवन इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंडस्ट्रियल सोर्सेज की तरफ से भी अब भरोसा दिया जा रहा है कि ऐसे बड़े हथियारों के सप्लाई के लिए भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अब तैयार है। दोस्तों इवन जो पिछले साल कुछ हथियारों को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया था, उनमें भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े हथियार था जिसका किसी भी लड़ाई में भूमिका काफी बड़ा होता है। और इन हथियारों में आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और रडार इक्विपमेंट शामिल था। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें से ज्यादातर हथियार इंडिया ऑलरेडी इंडिजीनियस टेक्निक से बना चुका है और अपना खुद का प्रोडक्ट भी तैयार कर चुका है। चाहे वो आर्टिलरी के मामले में इंडिया द्वारा बनाया हुआ धनुष आर्टिलरी और ATAGS जैसे आधुनिकतम आर्टिलरी हो, या फिर प्राइवेट कंपनी L&T के तरफ से आर्टिलरियों के क्षेत्रों में जिस तरीके से अपना हाथ आजमाया जा रहा है, उसी का ही क्यों ना कहानी हो। जबकि दूसरी तरफ असॉल्ट राइफल के मामले में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और DRDO की तरफ से कई सारे छोटे कैलिबर से लेकर बड़े कैलिबर के असॉल्ट राइफलों के ऊपर सफलतापूर्वक काम किया जा चुका है। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि किस तरीके से इंडिया द्वारा मशीन पिस्टल और सब मशीन कार्बाइन जैसे हथियारों का निर्माण किया गया, जबकि वहीं पे रडार और सोनार जैसे इक्विपमेंटों में इंडिया तो पहले ही आत्मनिर्भर हो चुका था। भारत द्वारा बीते कई सालों से अपने खुद के जरूरत को पूरा करने के लिए रडार और सोनार का निर्माण किया जा रहा है। इवन इसका इस्तेमाल भी बड़े मात्रा में आर्म फोर्सेस में हो रहा है, जबकि भारत द्वारा इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ऐसे मौके में अगर जो इक्विपमेंट भारत द्वारा बनाया जा रहा है उसके ऊपर बैन लगाया जाता है, तो ये किसी भी तरीके से आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर असर नहीं डालेगा, बल्कि इंडिया में जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है उसे ही आगे बढ़ाएगा। जबकि फाइटर एयरक्राफ्ट और टैंकों को लेकर जो प्रतिबंध का बात कहा जा रहा है, इससे अभी से ही अंदाजा लगना संभव हो चुका है कि भारत किस तरीके से इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ चुका है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया द्वारा ऑलरेडी तेजस एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है, जिसका मार्क 1 वर्जन ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहा है। जबकि मार्क 1A को लेकर भी हाल ही में एक बहुत बड़ा डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ। जबकि इसके अलावा इंडिया द्वारा अपने ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्ट, मतलब नेवी के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्विन इंजन के फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम किया जा रहा है। जबकि एक 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मतलब AMCA के ऊपर भी इंडिया काम कर रहा है। इवन इसके अलावा तेजस के बेस पे मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर मतलब मध्यम वर्ग का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी बनाने की तरफ इंडिया आगे बढ़ रहा है। मतलब टोटल 3 ऐसे एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट इंडिया के हाथ में है, जो आने वाले समय में संभावित भारत को किसी और देश के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर भरोसा करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। जबकि इसके अलावा हाल ही में आप सब लोगों को यह भी पता चला होगा कि इंडिया द्वारा अर्जुन मार्क 1A टैंकों को भी परचेज किया गया। जबकि जो T-90 टैंकों को परचेज किया जा रहा है वो भी भारत में ही निर्मित हो रहा है। ऐसे में संभावित अगर भारत द्वारा कोई विदेशी फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए समझौता किया भी जाता है, तो उसमें मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे क्लॉज को ही सबसे मजबूती के साथ रखा जाएगा और संभावित उसका ही तैयारी के लिए इस तरीके के हथियारों को भी नेगेटिव लिस्ट में शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।